गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं अपनी HICP की सीरीज़ और आज है दूसरा लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और एक हमारे पास इस पूरी सीरीज़ में रहेगा स्पेशल गेस्ट। उन्हीं के थ्रू हम ये पूरी की पूरी सीरीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये चेन ऑफ इन्फेक्शन अगर आज टाइम बचा इस क्लास में तो फिर हम कवर करेंगे, वरना फिर हम इसको बाद में कवर करेंगे, आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे। तो पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज़ है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, इसका एक ही पर्पज़ है कि हमें इन्फेक्शन से बचना है। तो इन्फेक्शन क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद ही तो हम बच पाएंगे इन्फेक्शन से। तो आज की हम जो हमारा प्राइमरी फोकस है, इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन किससे फैलता है और ये क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेना आज का हमारा टारगेट रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम इनवाइट कर लेते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को। प्लीज़ वेलकम मिस्टर जीवाणु। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु एंड दिस इज आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर जीवाणु। ही विल बी हेल्पिंग अस इन आवर एंटायर सीरीज बिकॉज द एंटायर इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन। अगर ये नहीं होते तो इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता तो हम ये सीरीज नहीं कर रहे होते। तो इनके बारे में पढ़ने के लिए इन्हीं से हम इंट्रोडक्शन करा ले, इन्हीं से क्लास करा ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज हम इनको लेकर आए अपने साथ में, यही हमें अपने बारे में सब कुछ बताएंगे और हम आगे बढ़ते हैं इनके साथ। सबसे पहली हमारी क्वेश्चन रहती है कि ये इन्फेक्शन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इन्फेक्शन, डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना है डेफिनेशन टिपिकल वर्ड्स में है द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। फर्स्ट इज द इन्वेजन, सेकेंड थिंग इज ग्रोथ। ठीक है, किसकी ग्रोथ? ऑफ जर्म्स। कहाँ पे ग्रोथ करना है? आपकी बॉडी के अंदर। सपोज दिस इज मिस्टर, कोई हमारे खास पर्सन है, इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, यस बिल्कुल होंगे। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आएगा, सपोज ये मिस्टर जीवाणु यहाँ पे ऐसे घूम रहे थे पार्क में, इनको ये दिख गए और इन्होंने डिसाइड कर लिया चलो इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करी जाए, और ये इनकी बॉडी के अंदर चले गए। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि इनका क्या हो गया? इन्वेजन हो गया इस पर्सन की बॉडी के अंदर। अब सिर्फ इन्वेजन करने से क्या ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं? बोलिए मिस्टर जीवाणु। तो इनका जवाब है नो, सिर्फ इन्वेजन करने से हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ करनी पड़ेगी और हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हमारा कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेशली मॉडिफाई करनी है। सबसे पहले तो हम एक पर्सन ले लेते हैं जिसको हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारा एक पर्सन है, इनको पता लग गया इन्हें इन्फेक्शन होने वाला है तो इनके एक्सप्रेशन बदल गए, खैर चलो कोई बात नहीं। तो अब हम आसान भाषा में समझ लेते हैं, इन ईजी लैंग्वेज, व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फेक्शन। दिस हियर इज अ माइक्रोब। ठीक है, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। when this microorganism penetrates inside the body of a human being and starts multiplying inside to a significant level, mark this word, note कर लो, this is very very important, significant count, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। सिग्निफिकेंट काउंट क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में सिग्निफिकेंट काउंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट सिग्निफिकेंट काउंट वी कैन नॉट से इट इज़ एन इन्फेक्शन और इट इज़ अ होस्ट। ठीक है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, सो आपको फोकस करना है सिग्निफिकेंट काउंट पे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज this particular microorganism will invade this particular person, start to multiply in it and will cause the disease. Okay, this is called infection. ठीक है ना? Okay, now infection। ठीक है, अभी आपको इन्फेक्शन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है जो कि बहुत ही ईजी है, कुछ खास नहीं है। डिफिकल्ट चीज अब आगे आएगा, इसमें लिखा है द जर्म्स में बी बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या मसला है, इसको समझ लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस विल ओनली डिसाइड दैट व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन आवर बॉडी। ठीक है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, what are microorganisms? Microorganisms are the living creature which are only visible by a microscope। अगर आप माइक्रोस्कोप से इनको देखोगे तो ही ये नजर आएंगे, नेकेड आई से ये नजर नहीं आते। दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, दे आर
हिडन इन आवर इन्वायरमेंट, एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे अवेलेबल है, हर तरह के बायोसिस्टम में अवेलेबल है, हवा में भी है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है, और आपके आसपास के सराउंडिंग्स में भी है, हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज किसने करी थी, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। 3 चीजें मुझे बताना है। पहला, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी, और तीसरा पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा खोजा गया था, किसने बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा खोजा गया था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। अब यहाँ से हमारा पूरा आईपीसी शुरू होता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस जो होगा वो सारा का सारा हमारा यहाँ से शुरू होगा, और वो शुरू होगा इस बात से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, ये फोटोग्राफ इसमें लगी हुई है, ये अलग अलग फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो ये माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, एक्सेप्ट दिस, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये आप आंखों से देख सकते हो। बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप से ही देखने पड़ेंगे, आप नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लेट्स हैव अ डेफिनेशन कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रीचर्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड क्रीचर्स नहीं होते हैं, ये लिविंग क्रीचर्स होते हैं, और लिविंग क्रीचर होने का मतलब इनके अंदर जान होती है। ठीक है, तभी तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को, वरना क्यों करेंगे मल्टीप्लाई। तो दीज आर लिविंग थिंग्स जो कि हमेशा हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखे जा सकते हैं, नेकेड आंखों से देखे नहीं जा सकते। दीज आर लिविंग थिंग एंड ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल, जो सारे सेल से ही मिलके सारा ह्यूमन बॉडी वगैरह सब कुछ बना हुआ है, एक सिंगल सेल भी अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल बताओ कमेंट करके सारे लोग, क्योंकि ये बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, इंसान हो गए, वगैरह वगैरह। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इतने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हमको नज़र आएंगे, वरना नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवाणु, जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है मिस्टर जीवाणु। ठीक है, नाउ हमने ये देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा होते हैं, हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, और वो होते क्या है। वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाउ वी हैव टू bifurcate them and study them in detail. How are we going to do this? We are going to do this with help of this microorganism. This is Mr. जीवाणु। मिस्टर जीवाणु से पूछते हैं कि क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं सर, सारे ऑर्गेनिजम्स आपको बीमार नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको नेसेसरी भी होते हैं, वो नीडेड होते हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं आपके इन्वायरमेंट में, अगर वो नहीं होंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो हमें बीमार नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, हमें परेशान नहीं करते, वो होते हैं कौन से, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और जो हमें बीमार कर सकते हैं उसको बोलते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं पैथोजन। ठीक है, हमारा पूरा HIC चैप्टर जो NABH का है वो सिर्फ पैथोजन पे डिपेंड करता है, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का हमें लेना देना नहीं है, अनलेस कि हम हाई क्रिटिकल एरिया में है। जैसा कि हमने स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उसमें एक होता है हाई क्रिटिकल एरिया, जैसे कि OT हो गया या ICU हो गया। यहाँ पर हम पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक दोनों को ही अलाउ नहीं कर सकते, तो हमें एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, टोटली स्टेरिलाइज करना पड़ता है। सॉरी मिस्टर जीवाणु, बट वी हैव टू डू दिस। अगर आप हमें नुकसान नहीं भी कर रहे हो तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। अभी जीवाणु साहब हमसे कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, अगर हमें मारोगे तो पाप पड़ेगा, लेकिन सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सेल्फ डिफेंस में आपको मार सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपको नहीं मारेंगे तो आप हमें मार दोगे, इसलिए सेल्फ डिफेंस में हमारे लिए ये जायज़ है। और ऐसा हो गया मिस्टर जीवाणु का चेहरा। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ डिज़ाइंस, कुछ शेप जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका अलग अलग नाम लिखा है। ये HIV वायरस है, ठीक है, ये निमोनिया वायरस है, यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया है, कॉलरा बैक्टीरिया है, और ये अलग अलग तरह के डिज़ाइंस है जिसके अलग अलग तरह के शेप है, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। हर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पर अब आप आओगे तो ये वायरस हैं, कोरोना वायरस का शेप ऐसा है, राइनो वायरस का शेप ऐसा है, इन्फ्लुएंजा वायरस का शेप ऐसा है। इसमें आपने एक चीज़ बहुत ख़ास ध्यान रखनी है, ये जो इनके टिप्स देख रहे हो आप, ये पॉइंट्स, ठीक है। आप इसमें आओ, ऊपर की तरफ आओ, ये पॉइंट्स देख रहे हो आप, ये इसके जो टिप्स हैं, ये टिप्स लगभग लगभग हर तरह अलग अलग तरह के डिज़ाइन के हैं। एंड आई नीड यू टू कीप रिमेंबरिंग दिस कि ये जो टिप्स होते हैं हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ये अलग अलग तरह के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तब काम आएगा जब हम स्टडी करेंगे हमारा ड्रग इंटरेक्शन, मतलब जो हम ड्रग्स पेशेंट को देते हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कैसे असर करता है, और कौन सा ड्रग किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे असर करेगा, किस पे नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है इनके शेप के ऊपर, क्योंकि इसी शेप से हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी इसी तरह से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप इनको ध्यान रखें, किस किस तरह के वायरस बैक्टीरिया का किस तरह का शेप है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ये समझें कि हर तरह के सरफेस अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर तरह के ड्रग का इंटरेक्शन अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो अभी हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है, इसका हमने एक डिटेल्ड रिव्यू लिया हुआ है। इसमें पहले तो आप ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन है, प्रोटीन है, सेल वॉल है। ये सेल वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इस सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, तो सेल कैन नॉट सर्वाइव, सेल हैज़ टू डिस्ट्रॉय, एंड मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स डू व्हाट, दे डिस्ट्रॉय दिस सेल वॉल। नाउ this is the most important thing that I want to tell you, that is adhesins. What is adhesins? This is saying attachment to host proteins. What is attachment? Attachment means mixing, किसका, होस्ट प्रोटीन का। सो व्हाट इज दिस प्रोटीन? दिस इज द इम्यूनिटी, दिस इज द हेल्प टी सेल्स, या दिस इज द से WBC। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये अटैचमेंट? इसके देखो अलग अलग शेप है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो इस शेप के हिसाब से ये अटैच होते हैं, और कैसे होते हैं ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये अलग अलग तरह के शेप्स हैं, ये अलग अलग तरह के शेप हैं, इसमें भी अलग डिज़ाइन का शेप है। किसी का शेप आपको ऐसा दिखेगा, किसी का शेप 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 आपको एक्स टाइप का भी दिख सकता है, इस तरह का भी शेप दिख सकता है। तो इन शेप की वजह से उसमें अटैचमेंट्स होते हैं, और उस अटैचमेंट की वजह से ही इंट्रैक्शंस होते हैं केमिकल्स के और सेल्स के, या सेल्स और दूसरे सेल्स के। ये हम तब समझेंगे जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ अपनी सीरीज़ में पढ़ेंगे। जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ पढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि ये इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, और कैसे एक सेल इम्यून होता है, और कैसे एक सेल बनता है सुपर बग। एक टर्म होता है सुपर बग, BUG, सुपर बग, ये होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR। खैर, इस पर तो बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं हमारे माइक्रोब्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसमें हमने ये चीज़ पूछी थी हमारे जीवाणु साहब से कि क्या हमें हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार कर सकता है। उन्होंने कहा था नहीं, हमें सिर्फ पैथोजेंस बीमार कर सकते हैं, नॉन पैथोजेंस हमें बीमार नहीं कर सकते। तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम HIC चैप्टर में स्पेशली कंसिडर करेंगे, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और वो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस सिंपल इतने से हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, चौथा प्रोटोजोआ, पांचवा पैरासाइट। हम सिर्फ इन 5 पर ही डिस्कशन करेंगे, और हमारा पूरा का पूरा HIC चैप्टर जो है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना सर, ये बैक्टीरिया की फोटो है। ठीक है, बैक्टीरिया के नाम, जो बैक्टीरिया ये जो नाम दिया गया है ना, ये इसको इसके शेप की वजह से दिया गया। आप देख लो, ये रॉड की तरह शेप है। तो बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉड लाइक। रॉड के जैसा दिखने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो बैक्टीरिया होता है। अभी इसकी खोज किसने करी थी ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, और कब करी थी ये भी आप मुझे बता सकते हो, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो सर, ये क्या है, ये है वायरस। आप फर्क देख रहे हो बैक्टीरिया और वायरस में कितना ज़्यादा है, दोनों के शेप में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वायरस। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है पैरासाइट। अब इस पैरासाइट को जूम करके देखते हैं। ये स्पेशली है मलेरिया पैरासाइट, जिसमें मलेरिया में 2 टाइप होते हैं, एक होता है P. vivax, एक होता है P. falciparum।
ये जो आप फोटो देख रहे हो ये पी फैल्सीफेरम की देख रहे हो, ठीक है। तो ये पैरासाइट है। इसको पैरासाइट क्यों बोलते हैं, पैरासाइट क्या होता है, बाकियों से कैसे अलग होता है? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है सर, पैरासाइट वो होता है जो अपनी ही थाली में छेद करता है, मतलब जहाँ पे रहता है उसी को खाता है और उसी को मार देता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं पैरासाइट। ज़रूरी नहीं कि पैरासाइट सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं कि दूसरे होस्ट में रहते हैं और उसको मार के ख़त्म कर देते हैं और फिर दूसरे होस्ट पे निकल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरासाइट। ये हो गया फंगस। इसकी एक स्पेशलिटी देखो आप, इसका ग्रोथ पैटर्न देखो। ये जो आप देख रहे हो ना ये राउंड प्लेट, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं कल्चर प्लेट। जब भी आप कल्चर का सैंपल भेजते हो तो वो सैंपल इस प्लेट में डाला जाता है। इसके अंदर अगार होता है, मतलब एक केमिकल होता है जो इसको इंक्यूबेट करने में हेल्प करता है। मतलब आपने कल्चर सैंपल लिया, आपने एक सैंपल लिया जिसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो सकता है, आपने उसको इस प्लेट में डाला और इसको इंक्यूबेट करने के लिए भेज दिया। फिर आप 48 टू 72 आवर्स के बाद इसको दोबारा ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि ग्रोथ है कि नहीं। तो ये इस तरह की ग्रोथ नज़र आती है, जो देखते हो आप छोटी छोटी ग्रोथ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नज़र आने लगती है। तो आपको पता होता है कि यस ये कल्चर पॉजिटिव है, ये कल्चर नेगेटिव नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी है ये है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव अ कल्चर रिपोर्ट, ठीक है। फिर ये कौन सा कल्चर पॉजिटिव आया है, इसको हम अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कल्चर, कौन सा बैक्टीरिया या वायरस, कौन सा माइक्रोब इसमें प्रेजेंट है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो सर, ये लास्ट वाली, ये है प्रोटोजोआ। ह्यूमन प्रोटोजोआ भी होता है और नॉन ह्यूमन प्रोटोजोआ भी होता है। ये बॉडी के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, बॉडी के बाहर भी होते हैं। जो बॉडी के अंदर होते हैं वो अपनी जगह पर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वो नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर ये दूसरी साइड पे चले गए तो नुकसान पहुँचा देंगे। सिमिलरली अगर जो बाहर के बॉडी के बाहर जो रहने वाले प्रोटोजोआ हैं वो अगर ह्यूमन के अंदर आ गए तो उसको बीमार कर सकते हैं। ऐसा फेस हो जाएगा उनका, जैसा कि आप सबका हो रहा है पढ़ाई के नाम पर। तो ये होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। अभी हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हम सिर्फ इतने में ही अपना पूरा HIC चैप्टर ख़त्म करेंगे, इसी में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, और हमारे मेडिकल साइंस में हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन कौन से मेजर बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि उन नामों से आप लगातार कांटेक्ट में आओगे। जैसे कि एक नाम होगा इकोलाई, एक नाम होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इस तरह के कुछ नाम होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये नाम जब आपको याद रहेंगे तभी आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेम चीज़, वायरस कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में मेजर, और एंटीबायोटिक्स में वायरस को लेकर क्या चैलेंजेस होते हैं, क्यों हम एंटीबायोटिक्स को वायरस पे यूज़ नहीं कर सकते, और HIV वायरस में ऐसा क्या है जो हम अभी तक इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है, ART थेरेपी किसे कहते हैं और ये कब काम आती है, किसको देते हैं। इसी के साथ हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि अगर एक मदर HIV पॉजिटिव है तो वो अपने बेबी को, मतलब जो उसका फीटस है, जो बेबी आने वाला है दुनिया में, क्या उसको HIV से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, वो HIV होगा ही होगा। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम प्रोटोजोआ और पैरासाइट पे डिस्कस करेंगे। पैरासाइट में हम सिर्फ आपको 2 पैरासाइट के बारे में बताएंगे, पहला मलेरिया और दूसरा डेंगू। डेंगू प्लेटलेट्स पे रहता है। ये क्या होता है, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये उसी में रहता है और उन्हें खा जाता है, प्लेटलेट्स को मार के ख़त्म कर देता है, खुद भी मर जाएगा उन्हें भी मार देगा, तो प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। मलेरिया के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है P. वाइवेक्स और एक होता है P. फैल्सीफेरम, और ये दोनों ही रेड ब्लड सेल में रहते हैं। मतलब ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही ग्रो करते हैं और रेड ब्लड सेल को मार के ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से इनको पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि ये उसी में रहते हैं और उसी को खाते हैं और उसी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने इनको समझ लिया तो हम इनके पैटर्न को समझ लेंगे, और हमने इनके पैटर्न को समझ लिया तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि हमें इन्फेक्शन से लड़ना कैसे है, इन्फेक्शन से बचना कैसे है, और उसमें हमारी हेल्प करेंगे कौन, मिस्टर जीवाणु। बहुत ही अच्छे बंदे हैं बेचारे, हमेशा हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं।
तो इनकी हेल्प के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम उसके बाद आएंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन पे। मैंने पहले सोचा था पहले हम चेन ऑफ इन्फेक्शन बता दें, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो उसका। पहले हम माइक्रोब्स समझेंगे, फिर उसके बाद हम चेन ऑफ इन्फेक्शन पे आएंगे। आई होप कि अभी तक की क्लासेस में जो भी है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट इज़ 8765597898। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से आप मुझसे अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आप कुछ और समझना चाहते हो, तो उसको भी मुझे बता सकते हो। गुड लक एंड बी सेफ।